हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेट के पेपर 1 का पाठ्यक्रम सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि दीदी सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस बता दो। तो फिर मुझे लगा कि शायद वीडियो बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो पेश है आपके लिए नेट के पेपर 1 का सिलेबस। आइए बिना किसी समय को गवाए कट टू कट बात करते हैं, पहुँचते हैं अपने पॉइंट पर। पर उससे पहले ये पता है कि पेपर 1 का और 2 का डिवीज़न क्या होता है, कैसे कैसे आते हैं, या ऐਵੇਂ ही चल दिए नेट का एग्ज़ाम देने, भीड़ नहीं बढ़ानी है भाई। तो देखो, पेपर 1 होता है जो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जो 100 नंबर के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पेपर 2 उसमें आते हैं 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी कि उसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ये आपका स्पेशल पेपर होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है ना। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है। तो कुल मिला के आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और अंक दिए जाते हैं 300, और समय सीमा निर्धारित रहती है 3 घंटे की। आई बात समझ? तो चलिए चलते हैं अब आगे। मैंने ये सीधा आपके जो कमीशन ने, जो आयोग ने, यूजीसी ने जो पीडीएफ निकाला है वहाँ से उठाया है, सीधा पीडीएफ आपको अटैच किया है। तो देखिए प्रश्न पत्र 1 के बारे में क्या दिया गया है। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से, यहाँ से नहीं होगा, के होगा, परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता के में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा अगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी। इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। इकाई 1, शिक्षण अभिवृत्ति। तो देखिए यूजीसी आपसे क्या क्या अपेक्षा करता है। यदि आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। देखो भाई, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का रामबाण फॉर्मूला है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेपर में पूछने क्या वाले हैं, सिलेबस क्या है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन ले लीजिए, बैठ के नोट कर लीजिए, आलस नहीं दिखाना है ना। सिलेबस जब तक आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो चलिए अब देखते हैं पेपर 1 के यूनिट 1 के टॉपिक क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है शिक्षण। शिक्षण में आपसे क्या क्या पूछी जाएगी, उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर जो कि श्रमिक शक्ति, समझ और विचारात्मक में विभाजित है। फिर उसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी और मूल्य अपेक्षाएं पूछी जाएंगी। टॉपिक नंबर 2 है शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसके अंतर्गत क्या आता है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। टॉपिक नंबर 3 है शिक्षण प्रभावक तत्व। इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। टॉपिक नंबर 4 है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। इसके अंतर्गत आते हैं अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। ये स्वयं प्रभा तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको तो ज़रूर पढ़ना। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 है आपका शिक्षण सहायक प्रणाली। इसके अंतर्गत आते हैं परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। इसके बाद मूल्यांकन प्रणालियां हैं, उनके अंतर्गत हैं मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 1 होती है। अब इसके बाद चलते हैं अपन यूनिट 2 यानी कि इकाई 2। तो इकाई 2 का नाम है शोध अभिवृत्ति यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अंदर अपन को रिसर्च का पता लगता है। तो देखिए टॉपिक नंबर 1 है शोध। शोध के बारे में बताना है आपको, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकार और विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ये सभी आप पढ़ेंगे, आपको सब मिल जाएगा।
इसके बाद टॉपिक नंबर 2 है शोध पद्धतियाँ। उसमें किस किस प्रकार के मतलब किन किन पद्धतियों पे शोध किया जाता है। तो प्रयोगात्मक होता है, विवरणात्मक होता है, ऐतिहासिक होता है, गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। ठीक है। इसके बाद शोध के चरण हैं। फिर उसके बाद है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। तो उसके अंतर्गत आता है फॉर्मेट और संदर्भ की शैली क्या होगी। इसके बाद है टॉपिक आपका शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में भी थी और इसमें भी है। इसके बाद है शोध नैतिकता। ठीक है, ये आपकी इकाई 2 पूरी होती है। इसके बाद आती है इकाई 3 और आपकी इकाई 3 का नाम है बोध, यानी कि बोध का अर्थ तो ज्ञान ही होता है भाई। तो इसके अंतर्गत क्या दिया है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इंग्लिश में इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो जैसे बचपन में नहीं होता था, गद्यांश आता था, अपन को प्रश्न ढूंढने रहते थे, सेम वही रहता है। तो चिंता मत कीजिए, इतना टफ नहीं है, सब आसानी से हो जाएगा, बस सिलेबस पकड़िए और पढ़ते रहिए। इसके बाद आती है इकाई 4 जिसका नाम है संप्रेषण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। उसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण। उसके अंदर वाचिक एवं गैरवाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। इसके बाद आती है आपकी इकाई 5। उसके अंतर्गत है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मतलब कि ये रीजनिंग से रिलेटेड रहता है। संप्रेषण भी शायद कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहता है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे इतना नहीं पता है, हिंदी और इंग्लिश के बीच में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इकाई 5 देखिए, इसमें है टॉपिक नंबर 1 तर्क के प्रकार, दूसरा है संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। उसके बाद है गणितीय अभिवृत्ति जिनके अंतर आते हैं अंश, समय और दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। तो आपको ये बेसिक मैथ्स पूछेंगे और थोड़ा सा इसमें रीजनिंग भी है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा तैयार रहिए चीज़ों के लिए। इसके बाद आती है आपकी इकाई 6। इकाई 6 का अर्थ नाम है युक्ति युक्त तर्क। यहाँ तो ये कंप्लीट रीजनिंग ही आने वाली, समझ में आ रहा है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए, इसका टॉपिक नंबर 1 है युक्ति के ढांचे का बोध। उसके अंतर्गत है युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दार्थों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। ठीक है। इसके बाद है युक्ति के प्रकार। इसके अंतर्गत है निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 है अनुरूपताएं। टॉपिक नंबर 4 है वेन का आरेख, अपन बोलते हैं ना वेन डायग्राम, बस वही है। उसके अंदर क्या आता है, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। उसके बाद है भारतीय तर्कशास्त्र जिसके अंदर है ज्ञान के साधन। फिर उसके बाद है प्रमाण। प्रमाण के अंतर्गत है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। उसके बाद है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। अब बढ़ चलते हैं इकाई 7 की ओर। तो इकाई 7 में देखते हैं क्या क्या है। पहले तो उसका नाम देख लीजिए, आंकड़ों की व्याख्या। इकाई 7 के अंदर आते हैं, टॉपिक नंबर 1 है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। टॉपिक नंबर 3 है चित्रवत वर्णन जिसमें बार चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, टेबल चार्ट होता है और रेखा चार्ट होता है, और आंकड़ों का मानचित्रण। ठीक है। टॉपिक नंबर 4 है आंकड़ों की व्याख्या। टॉपिक नंबर 5 है आंकड़े और सुशासन। तो देखिए, आपकी 7 इकाइयाँ यहाँ तक पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, आप पहले उन इकाइयों को पकड़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। अपन को सबके पीछे नहीं भागना है, पहले वो पढ़ो जिसमें मन लग रहा है, फिर वो भी पढ़ लेंगे जो कड़वा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा ना, तब तक आपका मन नहीं लगेगा प्रिपरेशन में, और मन नहीं लगेगा तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। और वैसे भी अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो लग पड़िए अपनी प्रिपरेशन में। चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं इकाई 8 पर। तो देखते हैं इकाई 8 में क्या दिया गया है। इकाई 8 के टॉपिक का नाम क्या है। 1 मिनट। इकाई 8 शुरू करने से पहले ये बताइए, आपने साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब किया कि नहीं अब तक। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए समर्पित है। साहित्य से रिलेटेड सभी वीडियोस इस पर अपलोड किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, तो आपका ही फ़ायदा है भाई।
और आपके इस फ़ायदे में थोड़ा फ़ायदा हमारा भी है, तो थोड़ी हेल्प आप कर दीजिए, थोड़ा हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इकाई 8। इसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका पहला टॉपिक ही ICT। देखो ICT बार बार आ रहा है, ये तीसरा टॉपिक है जिसमें ICT आ रहा है, तो ध्यान से पढ़ लेना है ना। ICT में क्या दिया गया है, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। इसके बाद है दूसरा टॉपिक, उसमें है इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, ICT और सुशासन। तो देखिए भाई, ICT दिख रहा है मुझे तो स्कोप है क्वेश्चन आने का, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं यूनिट 9 को, जो देखने में लग रही है बड़ी, पर हम इसकी बना देंगे कड़ी और खा जाएंगे स्वाद लेकर, क्योंकि इसमें पूछा गया है लोक विकास और पर्यावरण को हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5th से। लोक विकास भी बहुत सिंपल होता है, आपको टफ नहीं लगेगा। तो चलिए इसका करते हैं अपन चीर फाड़ शुरू। टॉपिक नंबर 1 है विकास और पर्यावरण। इसके अंदर है मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, वही SDG गोल, MDG गोल। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, जिसमें है नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। उसके बाद है पर्यावरण परक मुद्दे, इसके अंतर्गत है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट के अंदर है ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। ठीक है, इसके बाद है टॉपिक नंबर 4, उसके अंतर्गत है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। फिर 5वें में है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन। इसके बाद है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं। इसमें क्या है, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, कि मतलब हम नए क्या क्या नवाचार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये सभी आपको एनवायरनमेंट में पढ़ने को मिलेंगे। अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इकाई 10 पर, उसका नाम है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो भैया आपकी आखिरी यूनिट आ गई है। आप लोगों ने लिखा विखा कि ऐसे ही मैं बोलती जा रही हूँ बस, और आप सुनते जा रहे हैं? देखो सुनने उनने से नहीं होता कुछ, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी नैया पार लगती है। ऐसे तो सुनते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। खैर, मेरी तो यूनिट 10 आ गई है, मैं तो कर रही हूँ कंप्लीट। अब आप लोग का काम शुरू होना है, देख लेना अपने हिसाब से। चलिए, तो इकाई 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसका टॉपिक नंबर 1 है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। टॉपिक नंबर 2 है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। टॉपिक नंबर 3 है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। टॉपिक नंबर 4 है व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। टॉपिक नंबर 5 है मूल शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। टॉपिक नंबर 6 है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। अब देखिए, इन्हें टिप्पणी भी कर दी है भाई साहब। टिप्पणी में क्या लिखा है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ठीक है, आपके सामने खाका भी खोल दिया है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहले ऐसी यूनिट्स पढ़ो जिनमें आपका एकदम दिल आ रहा है, जिन पर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी टिप्पणी में क्या लिखा है, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएं। मतलब जो लोग दृष्टिहीन हैं उनके लिए अलग पेपर में प्रावधान किया जाता है, अगर वो नहीं देख सकते हैं ग्राफ और बार चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। इसी के बाद साथ में विदा लेती हूँ आपसे। जल्द ही मिलेंगे, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो
कुछ भी नहीं होने वाला, ना घर में इज्जत, ना घर के बाहर इज्जत, ना दोस्तों में इज्जत। तो कुछ अचीव करना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, दिन भर फ़ोन नहीं चलाना है। फ़ोन चलाना है तो यूट्यूब खोल के साहित्य अध्ययन खोल के बैठना है, उस पर हिंदी साहित्य पढ़ना है। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं, तो आपको इतना परेशान ना होना पड़े, सर्च ना करना पड़े, है ना। चलिए, तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, डू योर स्टडी, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।